हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। ओके, होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं। उससे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। एक्चुअली हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास जो आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस किस तरीके से कर सकते हैं, कि व्हाट इज आयनाइजेशन, क्या होता है। और हम आयनाइजेशन में एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ा था एंड साल्ट्स के बारे में पढ़ा था। एंड साथ में हमने कि किस तरीके से आयनाइजेशन कांस्टेंट हम लिख सकते हैं एक वाटर का। एंड साथ में हमने किसके बारे में पढ़ा था, पीएच के बारे में, कि पीएच स्केल क्या होता है, हम उसको किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। एंड वी ऑल्सो लर्न द आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी रिलेशनशिप बिटवीन के एंड के बी। ठीक है, के मतलब एसिड और के मतलब बी मतलब वो बेस के लिए हम यूज कर रहे हैं। ओके, तो कुछ टॉपिक्स थे आपके इसमें, कुछ जो सीबीएसई ने वो रिमूव किए हैं। बस आपके दो टॉपिक्स पेंडिंग है इसमें, और वो आज हम पढ़ने वाले हैं। वो दो टॉपिक्स क्या हैं कि हमारे पास एक बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड साथ में हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट, कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ने वाले। ये दो टॉपिक्स पेंडिंग थे, और बाकी आपके जो टॉपिक्स थे इस चैप्टर में वो सीबीएसई ने रिमूव किए हुए हैं। ओके, तो हम उसको नहीं पढ़ते हुए हम जो मेन टॉपिक है उनको पढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो वन बाय वन, हम इनको दोनों को पढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो। बफर सॉल्यूशंस। एक्चुअली बफर सॉल्यूशंस होते क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, इनके बारे में जानते हैं। हमारी बॉडी है जो मैनी बॉडी फ्लूइड्स में क्या प्रेजेंट होता है, बॉडी जो फ्लूइड होते हैं उसमें क्या डिफरेंट पीएच होता है। मान लो ब्लड है, उसका डिफरेंट पीएच होता है। यूरिन है, उसका डिफरेंट पीएच होता है। जो आप फूड यूटिलाइज करते हो उसका डिफरेंट पीएच होता है। ठीक है, अब इन सब का डिफरेंट पीएच है, यानी इनका सबका डेफिनेट पीएच होता है, डेफिनेट पीएच होता है। तो हमारी बॉडी कभी एसिडिक सब्सटेंस यूज कर रही है, कभी बेसिक सब्सटेंस यूज कर रही है। ठीक है, आप खाना खा रहे हो उसमें आप एसिड्स भी यूज कर रहे हो, बेसिस भी यूज कर रहे हो। ठीक है, एंड सॉल्ट्स भी यूज कर रहे हो, और इन दोनों कॉम्बिनेशन से सॉल्ट्स भी बन रहे हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है, किस तरीके से वो रेगुलेट होते हैं। तो ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं। अगर हमारा पीएच में कोई चेंज आ जाए, स्मॉल चेंज आ रहा है, या तो स्मॉल अमाउंट में हम एसिड डाल रहे हैं, स्मॉल अमाउंट में हम बेस डाल रहे हैं, उसको जो पीएच है उसको चेंज नहीं होने देता, उसको क्या बोला जाता है, बफर सॉल्यूशन। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द solution which resist change in pH on dilution, यानी ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच के जो चेंज हो रहा है उसको बचा के रखे। रेजिस्ट मतलब उसको बचा के रखना, ऑन डाइल्यूशन, और with the addition of small amount of acid or base are called buffer solution। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो हमारे उस पीएच को, अगर हमने कुछ अमाउंट में एसिड डाल दिया, कुछ अमाउंट में बेस डाल दिया, तो उस पीएच को चेंज नहीं होने देते। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन। हम इसके एग्जांपल पर क्या हो सकते हैं, हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट।
इन दोनों कंबाइन करेंगे, मिक्सचर करेंगे, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट को मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये किसकी तरह एक्ट करेगा, बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करेगा। और इसका पीएच होता है अराउंड 9.25। इसका पीएच कितना होता है, 9.25। ठीक है। तो अब फर्दर हम पढ़ते हैं कि जो बफर सॉल्यूशन हमारा बना, इनको डिजाइन किस तरीके से करते हैं, यानी इनको बनाते कैसे। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी डिजाइनिंग बफर सॉल्यूशन। जो डिजाइन है बफर सॉल्यूशन, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जिससे हम बना रहे हैं उसका पीएच पता होना चाहिए। जो भी सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं उसका पीएच पता होना चाहिए। और जो बफर सॉल्यूशन ये 2 टाइप के होते हैं, एसिडिक बफर और दूसरा होता है बेसिक बफर। एसिडिक और बेसिक बफर में डिफरेंस ये है कि ये मोस्टली आपके बेसिस को कंट्रोल करता है और ये एसिड्स को कंट्रोल करता है। जस्ट अपोजिट है, याद रखनी चाहिए। तो अगर हमें एसिडिक बफर बनाना है, मान लो हम लिखें प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक बफर। जो एसिडिक बफर है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वीक तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एसिड लेना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग क्या लेना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा। तो हमारा क्या बनेगा, एसिडिक बफर। ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं वीक एसिड होगा, जो एसिड होगा कंसंट्रेटेड वीक एसिड होगा। और इसको कह सकते हैं हम कंजुगेटेड बेस होगा, कंजुगेटेड बेस होगा। ठीक है। तो अगर हमें इसका पीएच निकालना हो, क्या करना हो, पीएच निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, पीएच इज इक्वल टू pKa, ये किसका है, एसिड का, प्लस में लॉग, यहां पे क्या आएगा, कंजुगेट बेस आएगा, और यहां पे क्या आएगा, एसिड आएगा। तो ये तो किसके लिए है, पीएच ऑफ एसिडिक बफर। इसी सेम केस में अगर मुझे निकालना हो किसका, बेस का, तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस में लॉग, यहाँ क्या आएगा, कंजुगेट एसिड आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेस आएगा। ठीक है। तो ये किसके निकलेगा आपके पास, बेसिक बफर के लिए। ठीक है। और जो ये इक्वेशन मिली हमें, इसी का एक नाम होता है जिसको बोला जाता है हेंडरसन-हेसलबेच इक्वेशन। क्या बोला जाता है, मैं लिख देता हूं इसको, हेंडरसन-हेसलबेच, HA आएगा, हेसलबेच इक्वेशन। ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, हेंडरसन-हेसलबेच इक्वेशन। तो ये है क्या, तो ये दिखाता है रिलेशनशिप ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एन एसिड एंड किसका, एसिड प्रेजेंट इन द मिक्सचर। ठीक है। तो ये रिलेशनशिप होता है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे हेंडरसन-हेसलबेच इक्वेशन। तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब आगे हम पढ़ते हैं सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया ऑफ स्प्रिंग सोल्यूबल साल्ट्स के बारे में। तो ये क्या है हमारे पास, जो सोल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स इन वाटर वेरीज विद ग्रेट डेल।
लाइक मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, ये बहुत फास्टली क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है, इन्वायरमेंट से भी वेपर्स को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स? एक्चुअली सबसे पहले बात की जाए तो वो क्या है, लेटिस एंथैल्पी, लेटिस एंथैल्पी ऑफ द साल्ट। जो भी हमारे पास साल्ट है उसकी लेटिस एंथैल्पी क्या है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। सेकंड, सोल्वेशन एंथैल्पी, सोल्वेशन एंथैल्पी क्या होगी, ठीक है, ऑफ द आयंस इन ए सॉल्यूशन, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। मान लो फॉर ए साल्ट टू डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस मस्ट बी ओवरकम बाय आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर वो डिपेंड करती है, ठीक है। मान लो आपकी सॉल्युबिलिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी, सॉल्युबल है नहीं है, कम सॉल्युबल है, ज्यादा सॉल्युबल है, उनके ऊपर वो डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी है, उसको इक्विलिब्रियम किस तरीके से सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम कॉमन आयन इफेक्ट। ऑन solubility of ionic salts। अगर कॉमन आयन इफेक्ट सिंपल इसकी बात की जाए तो यहाँ पे हम कोई भी सॉल्यूशन है उसके वो क्या हो रहा है, डिपेंड करेगा कि हमारे पास उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, कि एक ज्यादा है एक कम है, तो हमारे पास जो ज्यादा है वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर, तो उसी को बोला जाता है कॉमन। बट यहाँ पे क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक साल्ट से, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर, सॉरी चैटलियर्स प्रिंसिपल, ये क्या कहता है, ये कहता है if we increase the concentration of any one of the ions, it should combine with the ions of its opposite charge, and some of the salts will be precipitate till once again then KSP is equal to QSP, स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो हमारे पास होता है KSP यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, ये भी आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट नहीं हो जाता तब तक, ओके। इसी में हम क्या कह सकते हैं, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ one of the ions is decrease, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करें, मोर साल्ट विल डिजोल्व टू इंक्रीज, वो क्या करेगा, टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द आयंस, ठीक है। और टिल कब तक, जब तक
कि Sp इक्वल टू QSP नहीं हो जाता। ओके, तब तक वो दोनों इक्वलेंट नहीं आ जाते, तब तक वो इंक्रीज कर रहेगी। तो ये था आपका कि किस तरीके से जो कॉमन आयन इफेक्ट है वो डिपेंड कर, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए साल्ट ऑफ वीक एसिड विल, जैसे मान लो फॉस्फेट है, इंक्रीज द एट लोअर पीएच, हम कह सकते हैं फॉस्फेट है, मान लो उसका इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट है और वो सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक साल्ट्स में हम इसको एक्सप्लेन कर, ओके। तो ये था आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर, आपके लास्ट वीडियो है। थैंक यू गाइस एंड हैव ए नाइस डे।